हेलो फ्रेंड्स, यह जिस क्रैकेट की तरफ से कुछ लास्ट मिनट टिप्स आप लोगों को, जो लोग भी अपेयर कर रहे हैं एग्जाम के अंदर, वो इन लास्ट मिनट टिप्स को जरूर देखना और एग्जैक्टली एज इट इज अप्लाई करने का ट्राई करना एग्जाम के अंदर एंड जस्ट बी कूल काम एंड कॉन्फिडेंट इन द एग्जाम। तो लेट अस सी व्हाट्स द फर्स्ट टिप। सबसे पहले तो ओएमआर शीट अपनी बहुत ध्यान से भरना। जब भी उसके अंदर रोल नंबर लिखोगे, क्वेश्चन बुकलेट नंबर या फिर कोई भी चीज, सेंटर नंबर, डेट ऑफ एग्जाम, जो भी लिखोगे उसको बिल्कुल काम माइंड से कॉन्फिडेंटली भरना। बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है ओएमआर शीट को भरने के लिए। और गलती हो भी जाती है देन द एग्जामिनर हैव रेमेडी फॉर दैट, बट स्टिल गलती क्यों करनी है। तो इस तरीके की कोई ओएमआर शीट मिलेगी, ये एक सैम्पल ओएमआर शीट है, जरूरी नहीं है कि आपको यही डिटेल्स उसके अंदर भरनी हो, बट जो भी ओएमआर शीट होगी मोर और लेस यही डिटेल्स होती हैं उसके अंदर। आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर, रोल नंबर, आपका कैटेगरी वगैरह, ये सब उसके अंदर भरवाया जाता है। ठीक है, तो इसको एक ही बार में इसको ध्यान से पढ़ना। बाकी पेपर की गाइडलाइंस में है यूज ब्लैक बॉल पेन, तो 2-3 ब्लैक बॉल पेन अपने पास रख लेना। वैसे ये कोई टिप नहीं है, ये तो जस्ट एक एडवाइस है, टिप अभी आगे आने वाली है। देखो, ये आपकी पहली टिप, टेक्निकली पहली टिप आपकी ये है इसी वीडियो के अंदर कि जो क्वेश्चंस है उसको बहुत केयरफुली पढ़ना। और मैंने यहाँ पे लिखा है इन्वर्टेड कॉमास में नॉट, ठीक है, और ये थोड़ा सा फेडेड लिखा है, तो कई बार ना नॉट हमें दिखता नहीं है क्वेश्चन के अंदर और हम उस क्वेश्चन को बिना नॉट पढ़े आंसर कर देते हैं। ठीक, जैसे ये क्वेश्चन के अंदर, वैसे तो जो एग्जाम है उसके अंदर नॉट जो है वो ऑलरेडी बोल्ड होगा, बट स्टिल जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हो तो आई विल रिकमेंड कि आपके हाथ में पेन तो जरूर होगा, उस नोट को ना सर्कल कर लेना वहीं के वहीं, ताकि आपके दिमाग में छप जाए कि हाँ इसके अंदर नॉट लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कहीं आपने समझ लिया कि भाई विच इज करेक्ट अबाउट पावर एंड प्रोसीजर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फिर आपने स्कैन किया क्वेश्चन, आपने देखा अरे 368 है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का क्वेश्चन है, करेक्ट पूछ रहा है, आपने इसको टिक कर दिया। तो इसलिए नोट पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और जितने भी क्वेश्चन के अंदर नोट लिखा हो उसको सर्कल कर लेना, ताकि आपको वो याद रहे कि इसके अंदर हमें नोट पूछा है, नेगेटिव आंसर पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो, नेक्स्ट टिप है यूज एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी। इसको सिखाने के लिए मैंने एक सैंपल क्वेश्चन यहाँ पे डाला है कि क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगराइज्ड एज अ कम बैक केस। सपोज आप ये क्वेश्चन पढ़ के नहीं गए और आपको नहीं पता कि कम बैक केस क्या होता है, बट स्टिल आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग से इसको सॉल्व कर सकते हो। लेट अस सी। Case received for re-examination, case received for preparing a draft, preparing a summary, processing in line with written instructions। ठीक है, तो इसके अंदर पक्का पक्का कौन सा क्वेश्चन होगा भाई, कम बैक केस, यानी वापस आने वाला, तो यानी कुछ दोबारा से होगा। तो दोबारा से होने पर फर्स्ट वाला ऑप्शन तो फिट बैठ रहा है कि री एग्जामिनेशन तो होगा ही होगा उसके अंदर, तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन उसके अंदर पक्का ही पक्का होना चाहिए। तो पक्का ही पक्का जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो सी और डी के अंदर है, यानी ए और बी इसके अंदर, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है ही नहीं, तो ये आपने एलिमिनेट कर दिए। इसको कहते हैं एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी, कि जब आपको पक्का पता है कि फर्स्ट ऑप्शन तो आंसर में होना ही चाहिए, तो आप दो ऑप्शंस को इजीली एलिमिनेट कर पाओगे। फिर आपने क्या चेक करना है कि भाई सिर्फ 2 का फर्क है, इन दोनों ऑप्शंस के अंदर सिर्फ 2 का फर्क है कि 2 ऑप्शन जो है वो होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये सिर्फ आपको डिसाइड करना है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो, केस रिसीव्ड फॉर प्रिपेयरिंग अ ड्राफ्ट, तो भाई ड्राफ्ट बनाने के लिए केस आपके पास वापस आया है। ठीक है, केस आपने रिसीव किया है कि आप उसके अंदर ड्राफ्ट बनाओ। अब कि आपने नोट पुटअप किया था, अप्रूव हो गया, आप ड्राफ्ट बनाओ, तो वापस ही आया एक तरह से। तो इफ यू डिसाइड कि हाँ चलो वापस आया, तो आप इसके अंदर से डी लगा दोगे। इफ यू डिसाइड कि वापस नहीं आया तो सी लगा दोगे। एटलीस्ट आप दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए हो, फिर सी और डी में ही सोचना है आपको। तो हर क्वेश्चन के अंदर, अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा कोई क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन भी बहुत सारे आ जाएंगे कि भाई आपने नहीं पढ़ रखे होंगे, हो सकता है एग्जैक्ट आंसर ना पता हो, आपको आसपास का आंसर पता है, तो यूज एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट, सर्कल को सिर्फ तभी तब फिल करो जब आपको लग रहा है कि हाँ भाई ये वाला आंसर मेरे को फिल करना है। सपोज आपको उस टाइम पे समझ में नहीं आ रहा कि सी और डी में से कौन सा फिल करूं, ए और बी तो आपने एलिमिनेट कर दिया, तो आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। क्या पता आपको कोई और आइडिया आ जाए, जब तक आप बाकी के क्वेश्चन पढ़ो, क्या पता बाकी के क्वेश्चन में इसी तरीके का कोई क्वेश्चन हो और उसके अंदर कुछ हिंट मिल जाए आपको, या फिर थोड़ी देर बाद आपको कोई आइडिया आ जाए। ठीक, तो अगर आप श्योर हैं कि हाँ भाई ये वाला आंसर मुझे लगाना है, तभी लगाओ। अगर नहीं हो श्योर, थोड़ा सोचने का टाइम चाहिए, तो इन दोनों को सर्कल करके आगे बढ़ जाओ, फिर उसके बाद एंड में लगाओ इन आंसर्स को। नेक्स्ट देखो, डोंट पैनिक इफ मार्क द रॉन्ग आंसर। सपोज ए बी सी डी में आपको पता था कि आंसर जो डी है, लेकिन आपने गलती से सी लगा दिया, अब तो इसके अंदर कुछ हो भी नहीं सकता। तो आप आगे के क्वेश्चन इस टेंशन में खराब कर दोगे कि यार मेरा तो ये गलत हो गया, मेरी नेगेटिव मार्किंग हो गई। और मैंने जैसे बताया नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 है एग्जाम के अंदर, तो भाई नेगेटिव मार्किंग बहुत अफेक्ट करती है। बट स्टिल गलती से अगर रॉन्ग आंसर लग भी गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे के क्वेश्चन के अंदर टेंशन लेते रहो कि यार वो वाला क्वेश्चन गलत हो गया, मेरे तो इतने नंबर कट गए। इतने नंबर तो कट ही गए, आगे के अंदर टेंशन लोगे तो भाई और नंबर कट जाएंगे। तो इसलिए जो हो गया उसको छोड़ दो,
जस्ट डोंट पैनिक, उस क्वेश्चन को डिलीट कर दो अपनी मेमोरी से और अपने आगे के क्वेश्चन उसी कॉन्फिडेंस से करना जिस कॉन्फिडेंस से आपने पिछले क्वेश्चंस करे थे। नेक्स्ट देखो, फर्स्टली फिल ऑल द आंसर्स फॉर विच यू आर मोस्ट कॉन्फिडेंट। ठीक है, यानी कि पेपर के अंदर आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, 120 क्वेश्चंस आएंगे पेपर के अंदर, तो जो आपको पक्के पक्के आते हो फटाफट से वो वाले भर दो पहले। 120 क्वेश्चन में से जरूर होगा, देखो पेपर की पहले वन टाइम पूरी रीड कर लो, और वन टाइम रीड करते हुए सपोज एक पेपर पे आपके एक पेज पर 6 क्वेश्चंस लिखे हैं और आपको उसमें से 3 पक्के पक्के आते हैं, तो आप उसी पेपर के ऊपर 3 मार्क करके आगे बढ़ जाओ, और इस तरीके से पूरे पेपर को में से आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरे को कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। सपोज 120 में से आप 50-60 क्वेश्चन एकदम कॉन्फिडेंटली पक्के पक्के ठीक कर पाते हो, तो इससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है कि चलो 50% ऑफ द पेपर तो मैंने कर लिया, जो कि मैं पक्के पक्के आंसर मेरे पूरे पूरे ठीक हैं। उसके बाद बाकी वाले ऐसे क्वेश्चन रह गए जो सोचने वाले हैं। तो जब OMR शीट को फिल करो तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाई फर्स्ट क्वेश्चन से मेरे को शुरू करके फिल करना है, ऐसा जरूरी नहीं है कि फर्स्ट क्वेश्चन को छोड़ के आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो आई विल जस्ट रिकमेंड कि आगे के सारे क्वेश्चंस पढ़ लो पहले 120 तक, और जितने क्वेश्चंस आपको पक्के पक्के आ रहे हैं वो फर्स्ट टाइम में लगा लो। आपको OMR शीट थोड़ी भरी हुई दिखेगी ना अगर अपनी, कि भाई हाँ इसके अंदर तो सर्कल्स काफी भर गए हैं, तो आप खुद कॉन्फिडेंट फील करोगे। नेक्स्ट, अवॉइड ब्लाइंड गेसेस। भाई कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि अगर पढ़ नहीं रखे होते तो आप उसके अंदर एलिमिनेशन भी नहीं कर पाओगे, जैसे कि इस तरीके के डेज आ गए, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। तो भाई अगर पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है, इसके अंदर से तो आप एलिमिनेट भी क्या करोगे, है ना। अगर आपने याद कर रखा होगा अरे 15 मार्च को है, 20 मार्च को है, पता नहीं 10 मार्च को है, तो तभी लगा पाओगे, लेकिन अगर नहीं याद कर रखा तो कुछ एलिमिनेट नहीं होगा। सिमिलरली अगर सपोज पूछा है कॉन्स्टिट्यूशन की 26 अमेंडमेंट 1971, पढ़ी है तो पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो नहीं पढ़ी। अभी किससे रिलेटेड है, किसी से भी रिलेटेड हो सकती है। तो जब इस तरीके के क्वेश्चन होंगे तो भाई ब्लाइंड गेस मत मारना कि भाई हाँ इसके अंदर हम सी लगा देते हैं ऐसे ऐसे ही, तो ऐसे ही वाले मत लगाना। ऐसे ही लगाने की कॉस्ट जो है वो बहुत भारी पड़ सकती है, 1/3 ऑफ द नेगेटिव मार्किंग है। तो जस्ट अवॉइड ब्लाइंड गेसेस। अगर एलिमिनेशन लगा के आप 2 ऑप्शन को शॉर्टलिस्ट कर पा रहे हो तब उसके अंदर आप ब्लाइंड गेस मार सकते हो कि हाँ भाई इन दोनों में से एक होने के तो 50% चांस है, बट चारों में से कोई एक तुक्का लगना इज लाइक 25% चांस, और आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी 33%। तो भाई ये तो फायदे वाली बात नहीं हुई। ठीक है, अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन विद द सेम जील एज फर्स्ट क्वेश्चन। जब आप पेपर शुरू करते हो तो भाई शुरू शुरू में तो बहुत जोश होता है कि हाँ ये वाला भी आ रहा है, हो गया क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 120 में से आप 60-70 क्वेश्चन तक बहुत जील से पहुंच जाते हो, बट जब आखिरी के 10-20 क्वेश्चन बच जाते हैं तब तक आप ठंडे हो जाते हो, तब तक लगता है कि यार पेपर खत्म करा दो किसी तरीके से। ठीक है, बट इस तरीके की अगर आपको थिंकिंग आ रही है तो उसको बिल्कुल एलिमिनेट कर देना अपने माइंड से, और ये सोचना कि भाई ये जो 10-20 क्वेश्चन है ये शुरू वाले 10-20 क्वेश्चन है, और यही आपका डिसाइड करेंगे पेपर पास हो रहा है कि फेल हो रहा है। तो इसलिए लास्ट के क्वेश्चंस को भी उतनी ही जील से अटेम्प्ट करना है, उतने ही प्रेजेंस ऑफ माइंड से अटेम्प्ट करना है जितने प्रेजेंस ऑफ माइंड से आपने शुरू के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे। लास्ट क्वेश्चन तक, लास्ट के 10-20 भी नहीं, इवन लास्ट का जो 120th क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट करोगे, अगर 120 कर रहे हो अटेम्प्ट, तो भी आप भाई उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना कि बिल्कुल अपनी बेस्ट ऑफ द नॉलेज से आंसर करना है उसको। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टिप, अटेंशन मस्ट बी गुड। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जो कि ऐसा सोचते हैं कि भाई 120 नंबर का पेपर है, यानी 120 क्वेश्चंस हैं, तो 120 क्वेश्चंस के अंदर से मैंने देखा है वन टाइम में अटेम्प्ट किया तो मेरे को 50 क्वेश्चन आ रहे थे, फिर मैंने 10-20 और मार दिए। ठीक है, कुल मिला के मैंने 70 क्वेश्चंस कर लिए, मुझे लगा कि यार उससे ज्यादा तो ना मैं करूंगी तो मेरे गलत ज्यादा हो जाएंगे, और 120 में से केवल 70 अटेम्प्ट किए हैं। ठीक, तो भाई ये अटेंशन जो है वो बहुत कम अटेंशन है, क्योंकि बाकी के 50 नंबर के तो आपने पहले ही 0 नंबर ले लिए, है ना। अब 70 में से भी जो गलत होंगे उससे और स्कोर पीछे जाएगा। और इस बात को समझ लेना कि जहां पर भी जिस भी एग्जाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है, और आपकी तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, तो जिस भी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है उसके अंदर एक गलत क्वेश्चन का मतलब होता है कि 70 क्वेश्चन में से सपोज आपने एक गलत किया, तो पहली बात तो क्वेश्चन के मार्क्स 69 क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे, और 1/3 इसमें से माइनस भी होएगा। ठीक है, यानी एक नंबर तो गया ही गया, 0.33 और चला गया, यानी एक गलत क्वेश्चन आपको कॉस्ट करता है -1.33 मार्क। ठीक है, तो इसलिए अगर कम अटेम्प्शन रखोगे, ऐसा तो है नहीं बिल्कुल 100% आपने 70 अटेम्प्ट करे हैं तो पूरा 100% आपने ठीक करे होंगे, अगर करे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं तो नॉर्मल जनरल केस बता रही हूँ कि उसमें से एक आधा गलती से गलत भी हो जाता है, तो आप ये समझ लो कि 70 के 70 के मार्क्स तो मिल नहीं रहे हैं,
और 50 आपने छोड़ दिया तो उसके भी नहीं मिलेंगे। तो इसलिए अटेंशन रेट मस्ट बी गुड। 120 में से 100 प्लस का अटेंशन बहुत अच्छा अटेंशन है। तो अटेंशन हमेशा अपना ज्यादा रखना चाहिए, बट ऐसे भी नहीं कि ब्लाइंड केस मार मार के अटेंशन कर दो। ये एक एडवाइस है आपको कि अटेंशन जितना कर पाओ, कि अगर आगे के क्वेश्चन उन 50 क्वेश्चन को भी थरोली पढ़ के आपको लग रहा है कि हाँ इसमें से कोई आंसर निकल सकता है, तो जरूर अटेम्प्ट करो उसको। ठीक है, अटेंशन रेट कम करोगे तो मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे, फिर मतलब मार्क्स तो कम रहेंगे ही रहेंगे, उसका तो फिर और कोई सोल्यूशन ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अटेंशन मस्ट बी गुड। और सबसे आखिरी बात, भाई जहां भी एग्जाम सेंटर पड़ा है वहां पे ऑन टाइम, टाइम से पहले पहले पहुंच जाना। ऑन टाइम के बदले मैं लिख रही हूँ इन टाइम। इन टाइम बोले तो टाइम से पहले ही पहुंच जाना। बीच में गैप होता है एग्जाम्स के बीच में, तो फिर जब नेक्स्ट एग्जाम शुरू होने वाला है तो ऐसा मत करना कि अभी तो बहुत टाइम है हम चले जाएंगे, बट जस्ट रीच द वेन्यू ऑन टाइम और बी ईज्ड आउट। ओके, सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।